Hello students, I am your educator Alishba and welcome to Biology Classes by Alishba। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में पढ़ा था कि सेल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेल की हिस्ट्री क्या होती है और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या किया था। तो हम लोग एक बार प्रीवियस पढ़ के देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी और वी कैन से इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करती है, मतलब हमारा ढांचा तैयार करती है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल कहते हैं। और ये हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए हम इसको फंक्शनल कहते हैं। ठीक है, ये हुई डेफिनेशन की बात। फिर हम लोगों ने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे वो होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और वी कैन से उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड होता है या फिर अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स हमारे ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो अच्छे से डेवलप्ड होता है और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये एक एडिशनल लाइन है जो मैं अब ऐड करूँगी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स, मतलब ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं ऐसे ही सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। तो वो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कम प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में इसके कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने एक जो एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल हमने लिया था ई कोलाई बैक्टीरिया का। हमने बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझा था कि जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हम लोग ये सब पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन की बात करें, अगर आपके लिए आ जाता है कि यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन दो या इंट्रोडक्शन दो यूकैरियोटिक सेल का, तो आप क्या लिखेंगे? तो यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है वो। ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जो उसका बीच वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है न्यूक्लियस हमारा। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हम लोग पहले बात करेंगे प्लांट सेल की, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनिमल सेल की, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के एग्ज़ाम के बेस पे। अगर हम देखें, इवन हम लोग नीट के लिए देखें, हम लोग अपने सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए देखें, 9th क्लास के लिए देखें या फिर 11th क्लास के लिए देखें, सब के लिए ये टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट है। और इवन ये BSc में भी आपका आता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग समझ जाएंगे कि यूकैरियोटिक सेल में आपका जो प्लांट सेल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो देखने में हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट एक्चुअली में वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्लांट सेल। तो पहले हम लोग बात करेंगे प्लांट सेल की डेफिनेशन की। प्लांट सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स विद अ ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब सच्चा झूठा, ये सच्चा झूठा वाला न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ पे ये ट्रू न्यूक्लियस हमारा इसलिए यूज़ किया जाता है वेल डेवलप्ड के लिए, जिसके अंदर एक तरह कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए होते हैं। मतलब उनका एक अपना काम होता है कि आपको यही काम करना है। अलग अलग जो ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनका डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर हम हैंड की बात करें तो हमारा हैंड पिकिंग का काम करता है, और लेग्स की बात करें तो हम चलने का काम करते हैं। ऐसे ही जो सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो उसके ऑर्गन हैं। तो वो जो ऑर्गन होंगे उनका अपना एक अलग अलग फंक्शन होगा। उन फंक्शंस को भी हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। हम लास्ट तक अपनी वीडियो में बिल्कुल अच्छे से प्लांट सेल समझ लेंगे। तो प्लांट सेल हमने बताया, सेल हमें पता है कौन सा होता है। प्लांट सेल हमारा यूकैरियोटिक सेल है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस कैसा प्रेजेंट है? वेल डेवलप्ड प्रेजेंट है, और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। तो प्लांट सेल हमारा एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है जी, इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं क्योंकि हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो ये प्लांट की फंडामेंटल यूनिट होती है, तो ये प्लांट सेल कहलाया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट सेल के डायग्राम के बारे में। प्लांट सेल का डायग्राम, आप ये सोचिए कि जो डायग्राम्स होते हैं, हम अगर गूगल पे सर्च करते हैं डायग्राम्स, हमें वो डिफरेंट शेप्स में नज़र आते हैं। कभी वो हमें हेक्सागोनल ऐसा शेप नज़र आएगी, या फिर वो हो सकता है हमें कुछ ऐसे भी नज़र आ जाए, और हम मतलब डिफरेंट शेप्स नज़र आती है। कुछ एक्यूरेट एक शेप नज़र नहीं आती। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे सेल्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो जब उनके बीच में वो थोड़ा एक दूसरे को भींचते हैं, मतलब उनके कंप्रेस करते हैं एक दूसरे को, तो वो जो उनका की शेप होती है वो थोड़ी बहुत बदलती रहती है। तो आपको हर जगह पे थोड़ा बहुत डिफरेंट डायग्राम मिलेगा।
ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलना है कि कहीं पे आपने डायग्राम ऐसा देखा तो वो आपका गलत है, नहीं है। इसकी कोई ऐसी एक्चुअल में कोई ऐसी शेप नहीं होती सेल की, क्योंकि आप खुद सोचो कि जब कंप्रेस होगा कोई भी सेल, एक दूसरे को पुश करेंगे और वो बहुत ज़्यादा एक साथ ग्रुप में प्रेजेंट है, तो वो ऑब्वियसली उनकी जो शेप है वो चेंज होने वाली है, ठीक है। तो हम एक जनरल स्ट्रक्चर लेकर चलते हैं प्लांट सेल का। सो वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल. Just like different organs within the body, plant cell structures also have various components. जैसे कि सेल ऑर्गेनिल्स जो होते हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनिल्स आपके अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा एक सेल का, ठीक है। बहुत कलरफुल बनाया है मैंने, बहुत कलरफुल और इजी वे में आपको शो करने के लिए मैंने बनाया है। बाकी मैं इसको इंटरनेट से इसकी पिक ले सकती थी, बट आपको समझाने के लिए मैंने खुद ड्रॉ किया है, ठीक है। तो सो वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हेयर। ये आपका पूरा जो सेल है ये आपका प्लांट सेल है, ठीक है। अब ये जो प्लांट सेल के अंदर आप जो अलग अलग पार्ट्स देख रहे हैं, ये अलग अलग पार्ट्स हैं इसके ऑर्गेनिल्स, और इन्हीं ऑर्गेनिल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगी इस स्ट्रक्चर से, देन जो थ्योरी है हम एक बार उसको रीड करके और अपना टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द टॉपिक। सो यस, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो होता है हमारा सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, जब ये जो न्यूक्लियस होता है ये बस शेडिंग है आपकी, जो डार्क और लाइट आपको नज़र आ रही है, जस्ट अ शेडिंग। और एक और यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस के अंदर भी एक राउंडेड हमें कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा कुछ ऐसे पड़ा होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो होता है हमारा, एक मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ होती है, हर चीज़ कवर होती है किसी ना किसी चीज़ के। सोचो ये रूम के अंदर रूम है, तो वो जो रूम अगर अंदर बना हुआ है तो उसके पास ज़रूर एक वॉल होगी। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि ये हमारी जो बॉडी है एक हाउस है, और एक सेल ऐसे आप मान के चलो कि सपोज़ छोटे छोटे जो पार्ट हो गए आपके, बहुत सारे रूम्स आपस में मिलके घर बना रहे हैं, तो ऐसे हमारी बॉडी बनती है। अब उस रूम में आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी रखे होंगे, जैसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स रखे हो सकते हैं, टेबल, चेयर, टीवी, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें रखी होंगी। तो आप ऐसे मान के चलिए कि वो जो रूम है उसके अंदर वो सारे पार्ट जो हैं वो आपके ये सारे ऑर्गेनिल्स हैं। उसी में ही सबसे बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जिस मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, मतलब जो मेम्ब्रेन उसको कवर करके रखती है, फिर जो वॉल उसको कवर करके रखती है, हम उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये भी हमारी कैसी होती है, पोरस होती है। मतलब ये हमारी ऐसे होती है कि ऐसे छोटे छोटे पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, बीच बीच में जगह होती है इसके, ताकि जो मटेरियल है वो एक्सचेंज हो सके। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो हमारा बीच में इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब हम इतना बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस का भी हम समझ लेते हैं, न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम लोग समझेंगे। एक यहाँ पे अभी मैंने कुछ बनाया क्रॉस जैसा, ये हमारे होते हैं क्रोमेटिन नेट, और वी कैन से जेनेटिक मटेरियल हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर जब ये हमारा इसके अंदर बाउंडेड है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होगा तो फिर तो इसको घूमना चाहिए, कभी इधर लुढ़केगा कभी इधर लुढ़केगा, इसकी तो एक एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं होगी। तो ताकि ये इसके अंदर बाउंड रहे, ये एक ही जगह पे फिक्स रहे, इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के, और ये न्यूक्लियस को बाउंड करके रखता है और हमारे क्रोमेटिन नेट को बाउंड करके रखता है। हम लोग अब फोकस करते हैं इसके फंक्शंस पे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि हमारी जो सेल है उसको पूरा जो संभाल रहा है, उसको कोऑर्डिनेट जो कर रहा है, उसको जो सिग्नल्स दे रहा है या फिर जो भी उसको ऑर्डर दे रहा है, वो हमारा देता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। अब वो जो न्यूक्लियस है आपका, वो एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये पोरस होती है, पोरस इसलिए होती है, पोरस मतलब इसके अंदर छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने में। जैसे कि एक क्लॉथ होता है, क्लॉथ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, बट वो इतने बड़े नहीं होते कि हम लोग उसमें मतलब बहुत ज़्यादा छोटे टीनी पोर्स जो होते हैं, सेम ऐसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होते हैं जिसमें से कोई भी चीज़ छन सकती है, ओके। सो वी हैव क्रोमेटिन नेट। क्रोमेटिन नेट का फंक्शन क्या होता है, क्रोमेटिन नेट बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है, और इस क्रोमेटिन नेट के प्रेजेंट होने की वजह से ही न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्योंकि बेसिकली जो क्रोमेटिन नेट होता है यही डिसाइड करता है कि बॉडी में कौन सा पार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है। अगर कोई पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, सेल का जो जैसे कोई ऑर्गेनिल है वो अगर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है तो
ये जो क्रोमेटिन नेट है ये क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिल को अच्छे से काम करने के लिए मतलब सिग्नल देंगे, या फिर उसको कौन सा मॉलिक्यूल की ज़रूरत है उसको सिग्नल देंगे कि वो वहाँ जाए। ये सब काम हमारे कौन करते हैं, क्रोमेटिन नेट करते हैं। देन वी हैव न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म इनको बाउंड करने का काम करता है, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूक्लियस। अब हम एक चीज़ पर गौर करें तो इसके चारों तरफ एक हमें नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे कि नेट होती है और इसको बिल्कुल पूरी तरह से कवर किया हुआ है, बिल्कुल ढका हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं EPR। फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी, अगर आप और ज़्यादा फोकस करके देखें तो हमें कुछ येलो राउंडेड और डॉट जैसा कुछ नज़र आ रहा है, तो ये हमारे क्या हैं, ये हैं हमारे राइबोसोम्स, ठीक है। अब आप ये गौर कीजिए कि ये जो राइबोसोम्स हैं पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट नहीं है। जो पर्पल कलर का मैंने शो किया है, लाइट पर्पल वाला जो वॉलेट कलर का आपको शो किया है, उसमें आप फोकस करें ध्यान से, अगर उसको देखें तो ये जो येलो लाइक स्ट्रक्चर राइबोसोम है ये इतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हैं, ठीक है। अब ये इतने ज़्यादा कहीं पे प्रेजेंट है, कहीं पे प्रेजेंट नहीं है। इसी वजह से जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो हमारे होते हैं 2 टाइप्स के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जहाँ पर आपके राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स जिस जिस जगह पे प्रेजेंट होंगे वहाँ पे से आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस है वो रफ हो जाएगी। और स्मूथ कहाँ पे होंगे, जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके एब्सेंट होंगे। सपोज़ आपके फर्श पे कहीं पर कुछ मटर के दाने बिखर गए हैं तो उसकी सरफेस आपकी कैसी होगी, रफ हो जाएगी। सेम ऐसे ही ये मटर के दाने आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे बिखर चुके हैं, तो ये सरफेस कैसी कर देंगे, ये ऑब्वियसली आपकी कैसी करेंगे, रफ कर देंगे। तो जहाँ पे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होती है वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी स्मूथ होती है वहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की, तो ये लिपिड और प्रोटीन इन दोनों के सिंथेसिस में काम करता है। अब प्रोटीन अलग चीज़ है, लिपिड्स अलग चीज़ हैं, ठीक है। तो ये दोनों का काम कैसे कर रहा है, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इसकी किसी सरफेस पे तो आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन किसी सरफेस पर इसके राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो जहाँ पर इसके राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते वहाँ पे ये सिंथेसिस करता है लिपिड्स का, और जहाँ पे इसके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन का। क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमारे करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो मेन फंक्शन होता है राइबोसोम्स का वो फंक्शन होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का, जो किसके साथ कहाँ पे करते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, क्योंकि वो प्रेजेंट है तो वो वहाँ पे करते हैं। और आप एक येलो कलर का ये लाइन वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दैट इज़ RNA, ओके। ये RNA हमारा क्या करता है, ये RNA भी हमारा किसके साथ, राइबोसोम्स के साथ मिलके ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। तो जो हमारे RNA होते हैं और जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। लेट मी राइट हेयर, राइबोसोम्स प्लस RNA, दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये फंक्शन करते हैं आपके प्रोटीन सिंथेसिस का, मतलब प्रोटीन बनाने का। प्रोटीन ये बनाते हैं, और प्रोटीन क्या होती है, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी अच्छे से, ठीक है। क्योंकि हम लोग, अच्छा सबसे मेन चीज़ हम लोग अगर बात करें कि आप एक ये लाइंस दिख रही हैं आपको, लाइंस दिख रहे हैं ना आपको डिफरेंट ग्रीन कलर की, क्योंकि हमें पता है ये प्लांट सेल है, ठीक है। अब प्लांट्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में एकदम ऐसे ही होते हैं, मतलब हमारी तरह उनके पास घर तो होते ही नहीं है कि वो बहुत प्रोटेक्टिव हैं एयर से और रेन से, हर चीज़ से वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। तो उनको तो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए, तो उनकी एक लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, इसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। इनकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। उसके अंदर इनकी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, the same membrane we have talked in prokaryotic cell। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स को भी क्या है, अपने एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती है मटेरियल्स को, और प्लांट सेल को भी ज़रूरत पड़ती है अपने मटेरियल्स को एक्सचेंज करने की ज़रूरत। तो सेल वॉल जो होती है इनकी ये बहुत ज़्यादा रिगिड होती है। कैसी होती है, रिगिड मतलब बहुत ज़्यादा टाइट होती है और
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये कोई भी बाहर के धक्के जो भी प्लांट को अगर लगते हैं तो उसको उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये हमारी, हमें पता है कि पोरस होती है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी पोरस थी, सेम ऐसे ही इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो भी पोरस होती है। ये भी किस चीज़ में काम करती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हमारा काम करेगी। ठीक है। अब वन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो सेल वॉल होती है वो हमारी एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। कंपैरिजन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जिन लोगों को प्लांट सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अर्जेंटली पढ़ना था और बहुत जल्दी उनको कवर करना है, उनके लिए मैं बता दूं कि जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ हमारी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा हार्ड लेयर होती है और रिगिड होती है, जो कि सेलुलोज एक मटेरियल होता है उसकी बनी होती है। ठीक है। तो सेल वॉल हमारी प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती। राइट। अब हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्या आपने कभी किसी ह्यूमन को ग्रीन कलर का देखा है? तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग ग्रीन कलर के क्यों नहीं हैं? हम लोग क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब वो भी लिविंग है और हम भी लिविंग है, पर वो ग्रीन कलर के, हम लोग ग्रीन कलर के नहीं हैं। और हमने उनके अंदर कोई रेड कलर का ब्लड भी नहीं देखा। ऐसा क्यों? कभी हमने ऑब्जर्व करने की कोशिश की है? हमने कभी ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं की, और कुछ लोगों ने की भी होगी। ऐसा नहीं है कि सबने नहीं की होगी, क्योंकि सब लोगों का माइंड बहुत डिफरेंट होता है और सबने, बहुत लोगों ने की होगी। आई नो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपने की होगी कोशिश। सो या इस चीज़ के लिए भी एक ऑर्गेनील होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड कराने के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं एंड मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे कि मैं अभी उसी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने वाली हूँ। ठीक है। जिसकी वजह से ग्रीन कलर का होता है हमारा प्लांट। ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट ग्रीन कलर्स स्ट्रक्चर्स हेयर। सो दीज आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक है क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स बोलते हैं बेसिकली। जो प्लांट के आपने देखा है लीव्स अलग कलर की होती हैं और स्टेम अलग कलर का होता है। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं, कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कोई इनको कलर तो करने जाता नहीं है पेंट से। सो क्यों होते हैं वो? एक्चुअली उनके पास प्रेजेंट्स होते हैं प्लास्टिड्स। अब ये जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। वी विल जस्ट डिस्कसिंग दीज इन कॉमन वे दैट क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। क्रोमोप्लास्ट हमारे ऐसे होते हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं। जो फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, फ्रूट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हमारे कैसे होते हैं? ये कलरलेस होते हैं और फूड का जो स्टोरेज होता है उसमें ये हेल्प करते हैं हमारे ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। हम लोग इसको भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको एक बार रफ कर देंगे ताकि हम अपने पूरा स्ट्रक्चर पे बेसिकली फोकस कर पाएँ। राइट। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट ऐसा होता है जी कि क्या काम करता है, हमारा ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है प्लांट को और किस में रिस्पॉन्सिबल होता है? ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट। और क्लोरोप्लास्ट देखो, ह्यूमन तो ग्रीन कलर के होते नहीं हैं, तो ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट भी ह्यूमन सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं किसमें? ह्यूमन सेल में। ठीक है। और एनिमल सेल में, वी कैन से एनिमल सेल में कि एनिमल ग्रीन कलर के नहीं होते तो क्लोरोप्लास्ट उनके अंदर एब्सेंट होते हैं। बाकी हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट कलर के प्लांट्स होते हैं वो क्यों होते हैं डिफरेंट कलर के प्लांट्स, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं अपने सिर्फ प्लांट सेल की। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अलग स्ट्रक्चर पे, दैट इज़ रेड इन कलर। तो अब ये रेड है तो हमारा सेल रेड क्यों नहीं है? तो हमारा सिर्फ जो क्लोरोप्लास्ट होता है एक चाय की पत्ती की तरह काम करता है आपका। ऐसे देसी भाषा में हम लोग समझ के चलते हैं कि चाय की पत्ती को जब हम चाय में डालते हैं तो वो कलर दे देती है और चाय की पत्ती वापस निकल आती है। तो सेम जो क्लोरोप्लास्ट है ना, अपना छापा छोड़ देते हैं, वो कलर्स दे देते हैं प्लांट को। ग्रीन कलर हो जाता है भाई प्लांट का जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? जैसे कि हम लोगों के पास पैसे होते हैं और हम लोग खर्च करके कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, सेम ये हमारे सेल के पैसे हैं। हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो हमें मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? करेंसी बोलते हैं हमारी बॉडी की, और पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। पावर हाउस of the cell is called mitochondria. So we have mitochondria which is called powerhouse of the cell, right? Then we have some dot like structures that these are called okay
let's talk about first Golgi body. We have some structure that is Golgi body. सो गोल्जी बॉडी का क्या काम करता है? गोल्जी बॉडी हमारे जो स्टोरेज होती है उसका एक फंक्शन करेंगे। और हमारे पास अभी हम लोग पहले एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास कुछ 3 डॉट लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है। अब आप सोचो जैसे हमारी बॉडी का एक अलग ढांचा बना होता है, तो इनकी बॉडी को भी ढांचा बनाने की ज़रूरत है। तो इनकी बॉडी को जो सपोर्ट मिलता है, जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है कि ये टिके हुए हैं अपनी जगह पे, तो वो किसी वजह से तो मिलेगा। वो इनके पास प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोसोम्स, ये सेंट्रोमियर जिसे हम लोग सेंट्रोमियर्स हम लोग इन्हें बोल देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं इनको डिफरेंट, राइट। ये जो हमारे प्रेजेंट हैं, हमारे इनको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, हम लोग कह सकते हैं। ये क्या काम करते हैं? फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। अगर बॉडी में गलती से कोई भी ऐसी चीज़ एंट्री कर जाती है जो हमारे सेल के लिए ठीक नहीं है, तो ये उसको वहीं पर किल कर देंगे, ठीक है। किल करने के बाद उसको वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा, या फिर उसको हम कह सकते हैं डाइजेस्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो सेल है वो अच्छे से फंक्शन कर सके, ठीक है। अब जैसे इसको सपोर्ट करने के लिए इसके अंदर हमें लिक्विड की ज़रूरत थी, वैसे ही हमारे सेल के बाकी स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक जगह पे टिके रहने के लिए भी ज़रूरत होगी इसको किसी एक सपोर्ट की। तो इसके अंदर भी हमारा क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म कह सकते हैं हम लोग, या फिर प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इसके अंदर हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक लिक्विड जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये सब था हमारा किसके बारे में? सेल के बारे में। हम जस्ट जल्दी से पढ़ लेते हैं कि सेल वॉल क्या होती है हमारी। सेल वॉल हमारा ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं। ये एक रिगिड होती है जो कि सेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइग्निन, पैक्टिन, हेमोसेलुलोज इन सब की बनी होती है। और ये सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इसका? प्रोटेक्ट करने का होता है, सपोर्ट देने का होता है। प्लांट सेल क्योंकि प्रोटेक्टिंग हमें चाहिए होती है, मैकेनिकली इसको स्ट्रेस वगैरह सब कुछ पड़ता है, बाहर एनवायरनमेंट में होते हैं तो इसको प्रोटेक्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए के लिए क्या हेल्प करती है? प्रोटेक्टिंग का काम करती है। देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारी अंदर वाली है, इसको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से आधी चीज़ें पार हों। सेमी का मतलब कुछ चीज़ें पार हो सकती हैं, सब चीज़ें पार नहीं होंगी, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होगी। ये एक थिन लेयर होती है, प्रोटीन और फैट से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको बाहर ही रखती है और उनको अंदर की तरफ प्रोटेक्ट, अंदर नहीं जाने देती। जैसे आप मान के चलिए सेल वॉल है और अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर की तरफ अंदर एंट्री करना चाह रहा है जो कि सेल के लिए बेकार है, तो ये इसको यहीं से मना कर देगी, यहीं से टाटा बाय बाय कर देगी और उसको एंट्री नहीं देगी। तो ये फंक्शन आपकी करती है सेल मेम्ब्रेन एक्सचेंज करने का। देन वी हैव न्यूक्लियस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए या फिर हेरिडिटरी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने का काम होता है। देन वी हैड, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा स्ट्रक्चर था जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करता है? प्रोटीन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, राइबोसोम के साथ काम करता है। देन वी हैव न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसके पास न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो अलाउ करती है प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को आर पार जाने की। मतलब इसके अंदर जो पोर्स होंगे प्रेजेंट वो इसके आर पार जाने की चीज़ों को अलाउ करेगी। देन वी हैव प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो क्या काम करेंगे? फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड्स के बारे में हमने अभी बात की कि हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हमारे नॉन फोटोसिंथेसिस टिश्यूज होते हैं प्लांट के, मतलब ऐसे ये हमें कोई कलर प्रोवाइड नहीं कराते, ये स्टोरेज करते हैं प्रोटीन का, लिपिड का और स्टार्च का। क्लोरोप्लास्ट हमारे कैसे होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में होते हैं और ये हमें ग्रीन कलर, बेसिकली ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देन वी हैव क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हमारे कैसे होते हैं? ये हेट्रोजिनस होते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और वी कैन से ये जो जितने भी डिफरेंट कलर्स होते हैं प्लांट्स के, इतने प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं, वो सब कलर्स हमें क्रोमोप्लास्ट देता है। तो ये मेरा फेवरेट। नाउ वी हैव सेंट्रल वैक्यूल। ओके, आई गेस मुझसे मिस हो गया सेंट्रल वैक्यूल। सो वी हैव अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल। ये जो वैक्यूल होता है हमारा, ये भी एक्चुअल में वाटर स्टोर करने का और फूड स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर 30% ऑफ द सेल वॉल्यूम इसी के अंदर होता है और टोनोप्लास्ट इसके ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है। वाइटल फंक्शन इसका क्या होता है कि जो भी प्रेशर होता है सेल वॉल का उसको बचाना, और इसके अंदर सॉल्ट होते हैं, अदर सब्सटेंसेज होते हैं। देन वी हैव गोल्जी अपैरेटस। ऐसे करके हमने कुछ बनाया हुआ था सेल के अंदर, दैट इज़ गोल्जी अपैरेटस।
गोल्जी अपैरेटस हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं सेल के, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। देन वी हैव राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मैंने आपको बताया राउंडेड स्ट्रक्चर्स येलो कलर के जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है। तो ये हमारे स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनकी भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये आरएनए के साथ मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस बनाते हैं। तो इनको हम लोग फैक्ट्री भी बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है इनको। क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम्स हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सीधे लिखा हुआ है कि पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है। हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे हर स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन अभी हम लोग जनरल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बस बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो सेल मेम्ब्रेन उसके पास भी होती है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। देन वी हैव लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हमारे सुसाइडल बैग्स भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर सेल के अंदर एंटर करती है तो वो जो लाइसोसोम्स होते हैं उसको डिस्पोज कर देते हैं, सेल के अंदर से, बॉडी से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर करना। अगर हम कंपैरिजन करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा कि न्यूक्लियस जो होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, प्रॉपर डेवलप्ड है, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जितने भी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, अगर हम एक और डिफरेंस की बात करें, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती, मतलब जो हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन जो हमारे ऑर्गेनेल्स हैं वो कैसे प्रेजेंट है, इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जिनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन इसके पास जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उसकी कोई लेयर पाई नहीं जाती, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, प्रोकैरियोटिक में हमें नहीं दिख रहा। अगर हम बेसिकली देखें तो हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। सेल वॉल इसमें है और इसमें सेल वॉल होती है, लेकिन इसमें सम यूकैरियोट्स में होती है और सम प्रोकैरियोट्स में मतलब यूकैरियोटिक्स में सब में होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इनके अंदर फ्लैजिला होता है, लेकिन हमारे अंदर फ्लैजिला नहीं होता। तो हमने अभी जो बात की वो हमने बात की प्लांट सेल की। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सपोर्ट करती रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे आपको कौन से टॉपिक की वीडियोस चाहिए। देन कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।